How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to the digital platform of Shri Karni Academy and EduTech. And I'm your economics educator Tanuja Rathore. So, welcome to the class and be ready with your notebook, pen and whatever you have. ठीक है? So, notebook, book, आपके पास जो भी आपका मटेरियल है वो रेडी रखिए. आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पार्ट 4. सो आई होप आपको जो ये डिमांड वाला चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बिकॉज ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है. ऑलराइट, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे. राइट, सो उसमें भी हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन के ऊपर जो हमारे डिटर्मिनेंट्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे, वो पढ़े थे. आज की क्लास है assumptions of law of demand. क्या है? assumptions of law of demand and exceptions to the law of demand. क्या assumptions हैं और क्या exceptions हैं? अब इन दोनों का मतलब समझते हैं. assumptions मतलब क्या होता है? assumptions mean कि हम क्या मान के चल रहे हैं. जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से समझा है लॉ ऑफ डिमांड, हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? व्हाट आर वी अज्यूमिंग व्हाइल वी आर रीडिंग लॉ ऑफ डिमांड? तो वो हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब अजम्पशन समझ आया? मान के चलना. हम क्या मान के चल रहे, क्या चीज़ें हमें अज्यूम करके चलने की, ऐसी चीज़ें ऐसे होनी चाहिए. दूसरी बात है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस मतलब होता है कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, राइट, लेकिन कई बार लॉ ऑफ डिमांड अपोजिट चीज़ें बताता है. मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता लेकिन उससे अपोजिट चीज़ें होती है. कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता. ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन, जिसे हम हिंदी में अपवाद भी कहते हैं. अपवाद, ठीक है, मतलब हम कुछ मान के चल रहे हैं, हमने कुछ लॉ पढ़ा है लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. तो एक्सेप्शंस मतलब अपवाद होते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं कि वो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा वर्क करे. तो किन सिचुएशंस में वो वर्क नहीं करता है वही कहलाते हैं एक्सेप्शंस. राइट, सो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं. आई होप आपने जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आपने अच्छे से समझे हैं बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर 12th स्टैंडर्ड. सो लेट्स बिगिन. तो पहला टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. मीन्स जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं. तो पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. आप लॉ ऑफ डिमांड से क्या समझते हैं? सो लॉ ऑफ डिमांड मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. When price of a commodity increases, its demand decreases, and when price of a commodity decreases, its demand increases. Okay? ये हमने लॉ ऑफ डिमांड इन जनरल पढ़ा है. क्या पढ़ा है? देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है. ठीक है, विदाउट दिस कैनॉट वर्क. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट when price of a commodity increases, its demand decreases, and vice versa. Its demand decreases and vice versa. Sorry. ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है. अब हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम क्या चीज़ें अज्यूम करके चल रहे हैं. सो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम. लॉ ऑफ डिमांड वर्क कब करता है? जब हमें अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है. अब वो अदर थिंग्स कौन सी हैं? वही हमारे अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड के. एंड इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू नो, आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि जो आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े हैं, जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं ना, वही आपके अजम्पशंस बन जाएंगे. तो आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना कि अब अजम्पशंस अलग से याद करो. अगर बाय चांस एग्जाम में आता है कि आप बताइए अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तब आप ये चीज़ बताएंगे. क्या है? सो अदर थिंग्स मीन दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट. ऐसा हमने पढ़ रखा है कि हमें अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है. जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, प्राइस एंड क्वांटिटी. अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है. अदर थिंग्स में आप मुझे बताइए,
आप हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा है. सो फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स होता है एक तो, ठीक है. फिर क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, पी ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, देन इनकम होती है, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, एंड देन एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर होता है. ये चीज़ें होती हैं. ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात कर रही हूँ, यही होता है. तो जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ प्राइस को लेती हूँ और डिमांड को लेती हूँ. इन फैक्टर्स को मैं कंसिडर नहीं करती. ये जो अदर फैक्टर्स हैं इनको मैं कंसिडर नहीं करती. यही जो चार चीज़ें हैं ना, वही यहाँ के अजम्पशंस हैं. सिंपल कॉन्सेप्ट है. So law of demand holds good when other things remain the same. Now does other things mean that taste and preference of the consumer remain constant? जो taste and preference है consumer का, उसे हमें constant रखना है, right? ये तो हमने पढ़ा है कि taste and preference change नहीं होना चाहिए, वरना law of demand work नहीं करेगा. दूसरा क्या है, there is no change in the income of the buyers. जो बायर्स की इनकम है उसमें भी चेंज नहीं करना है. ओके, ठीक है, उसको भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज. जो रिलेटेड गुड्स है मतलब ये वाला, ये इसको भी कांस्टेंट रखना है, इसे भी चेंज नहीं करना. डू नॉट चेंज मतलब कांस्टेंट रखना है. सो सारी चीज़ें. अब मेरे पास क्या बचा, एक्सपेक्टेशन. सो हमें ये भी देखना है कि कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज. कंज्यूमर को कोई सिग्निफिकेंट चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है. in the availability of the commodity in the near future. So जो other factors है ना, price of related goods, income of the consumer, taste and preference and future expectations, उनको हमें change नहीं करना, उनको हमें constant रखना है. यही हमारे assumptions of law of demand है, ठीक है. So law of demand holds good when other things remain the same. What all are other things? There are four things: taste and preference, income of the consumer, price of related goods, and consumer do not expect any significant change in the availability of the commodity in the near future. इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, that consumer do not expect any significant change in the near future. availability of the commodity अगर नहीं हो रहा है तो ये सोचिए कि कंज्यूमर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि फ्यूचर में कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है. यही थे हमारे assumptions of law of demand. इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस मीन्स लॉ ऑफ डिमांड कब वर्क नहीं करता, कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. एक्सेप्शन मीन्स फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फेलियर मतलब क्या है, पहले तो बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. तो इसका ऑपोजिट बताइए, इसका एक्सेप्शन क्या है. इसका एक्सेप्शन है व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज. ये है एक्सेप्शन इसका. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ऑपोजिट रिलेशन है. व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. लेकिन एक्सेप्शंस की बात आती है तो हमें पॉजिटिव रिलेशन बताना है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड में तो डिमांड है वो कम हो जाती है. तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट चीज़ बतानी है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है. क्या ऐसा पॉसिबल है कि कीमतें बढ़ रही है और हम और खरीद भी रहे हैं? ऑफ कोर्स है. वो कौन सी सिचुएशंस है वही हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं. सो रीड आउट कर रही हूँ. देयर आर सम कमोडिटीज हुज डिमांड एक्सपेंड्स व्हेन देयर प्राइस राइजेस. सो कुछ कमोडिटीज हैं तो उनकी डिमांड एक्सपेंड होती है, उनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती है. क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है. और जब उनकी डिमांड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है जब प्राइस फॉल होती है. सो प्राइस फॉल डिमांड फॉल, प्राइस राइज डिमांड राइज, मतलब पॉजिटिव रिलेशन. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. वरना लॉ ऑफ डिमांड तो नेगेटिव रिलेशन बताता है. क्या पॉजिटिव रिलेशन पॉसिबल है? ठीक है. इन सच सिचुएशन द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड. इन सिचुएशन में जो डिमांड स्लोप है वो अपवर्ड होता है. देखो बच्चों, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है, ऐसे जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है. लेकिन कहाँ से जाता है? राइट टू लेफ्ट. यहाँ से जा रहा है, ये राइट साइड है, राइट से लेफ्ट जा रहा है. मैं बना ऐसे रही हूँ लेकिन ये जाता है ऐसे है, नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और राइट टू लेफ्ट जाता है.
बट जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, मतलब एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये तो है डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर, ये जो डिमांड कर्व है ये लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है, ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट जब एक्सेप्शंस की बात आती है तो ये अपोजिट हो जाता है, मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ऐसे गुड्स जो बहुत डिफ्रेंशिएटेड हैं, बहुत डिस्टिंक्शन वाले आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं। तो कुछ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का घर देखिए, ठीक है, हमने देखा नहीं है एक्चुअली में, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे डिस्टिंक्ट आइटम्स रखे जाते हैं। जो ये बहुत एक्स्ट्रा रिच लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जो कारपेट होता है वो शेर की खाल वाला होता है, या आप उनके घर जाएंगे ना, सो दे विल से कि ये देखिए ये हमने यहाँ से ख़रीदा है, ये हमने इम्पोर्ट किया है, यहाँ से ख़रीदा है, ये बहुत एंटीक चीज़ है, वो हमें इस तरह की चीज़ें बताते हैं। तो इन चीज़ों की कीमत जब ज़्यादा होती है ना, तब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनकी जब प्राइस कम होगी ना, तो कोई बड़े रिच लोग क्या सोचते हैं, भाई पैसा ज़्यादा लगे लेकिन एंटीक चीज़ आनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम लोगों को दिखाएं, शो ऑफ करें, ठीक है। सो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन वो हैं, दीज आर्टिकल्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई, उनकी प्राइस हाई है इसलिए कुछ कस्टमर्स उनको खरीदते हैं, हम जैसे आम आदमी नहीं खरीद पाते, या हमसे भी बिलो पॉवर्टी वाले नहीं, ये रिच लोगों की बात है। सो रिच लोग क्या सोचते हैं, पैसा ज़्यादा है मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, मीन्स कुछ एंटीक है, इसमें कुछ यूनिक है, तो हम लोगों को दिखाएंगे, तो हम इसे अपने घर में लेके आते हैं, हम इसे अपने पास रखते हैं, वो कार्स ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, ऐसे चीज़ें जिनकी जब प्राइसेस हाई होती हैं तभी डिमांड में आते हैं वो लोग, ऐसी चीज़ें कौन सी है, और जब उनकी प्राइसेस फॉल हो जाती हैं देन दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। अगर उनकी प्राइस कम हो गई ना तो वो माने ही नहीं जाएंगे कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। क्या खासियत है, आपने उसकी प्राइस कम कर दी, मतलब ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसी चीज़ बताओ जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के गुड्स होते हैं, एंड देयर डिमांड विल श्रिंक, और उनकी डिमांड क्या है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंक मतलब उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, एंड देयर डिमांड विल श्रिंक। जैसे कि प्रेशियस डायमंड, कई एक्ट्रेसेस या कई सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा डायमंड रिंग अपनी शो करते हैं, वो क्यों करते हैं, ठीक है, या विंटेज कार्स लेके आते हैं, तो वो एक तरह से आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, उनको वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस उसका पे किया है, और उन्हें पता है कि ये हर कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता है, तो अगर उनकी प्राइसेस हाई जाएंगे ना तो वो चीज़ उनको शो ऑफ करने में अच्छा लगता है कि लुक वी हैव दिस। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना, कैसे, कीमतें बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, जो रिच लोग हैं सब लोग उस चीज़ को खरीदने को होंगे कि अरे हम भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, वो यूनिक आइटम्स हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है, कौन से केस में, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में सेकंड है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में भी ऐसा ही होता है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हाईली इंफीरियर होते हैं। मैंने आपको बताया था दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। सो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है बताइए, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का इफेक्ट हमने पढ़ा था, इनकम बढ़ती है तो हम लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देते हैं ना, हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाने की आदत है, संडे को हर रोज़ पिज़्ज़ा खाते हैं, सो आपकी इनकम बढ़ी, आपने कुछ जॉब ज्वाइन की, आपकी इनकम अर्न हुई, ठीक है, इनकम बढ़ी, तो आप लोग सैटरडे को भी खाने लग जाओगे। पहले तो आप संडे को खाते थे, फिर आप सैटरडे को भी खाने लग जाओगे, बोलोगे यार हफ्ते में 2 दिन खा लेते हैं। तो क्या हुआ, इनकम बढ़ी तो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ी। लेकिन जब हम गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, गिवन गुड्स
या इंफीरियर गुड्स। इन गुड्स के केस में क्या होता है, इन गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है ना, तो हम इन गुड्स को नहीं लेते हैं, इनकी डिमांड हम कम कर देते हैं। इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ गई है, हम क्यों लो क्वालिटी गुड्स को यूज करेंगे। सो इनकम का इसमें नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, राइट। सो गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट दिखाता है, हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स, सो इस वजह से जब प्राइस फॉल होती है, क्या फॉल होती है, व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स देयर डिमांड आल्सो फॉल्स, ठीक है। तो सपोज अब हमें यहाँ पे इनकम को नहीं लेना, हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम दो फैक्टर्स पढ़ते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमें यहाँ इनकम को नहीं देखना। अब देखिए, जब प्राइस फॉल होती है, गिवन गुड्स की प्राइस गिर रही है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, हम यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गिवन गुड्स की बात। चलिए, गिवन गुड्स, गिवन गुड्स की जब प्राइस कम हुई, लो क्वालिटी गुड था, सपोज बाजरा, बाजरा सस्ता हो गया, तो एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल दैट डिमांड आल्सो फॉल। तो आप बोलोगे कि यार बाजरा सस्ता हो गया है तो हम क्यों खरीदेंगे, हम गेहूं खरीद लेते हैं ना, ठीक है। इवन व्हेन दे हैपन टू रिलेटिवली चीपर देन द अदर गुड्स, भले ही वो दूसरे गुड्स से सस्ते हो गए हों, तो हम प्राइस, अगर बाजरा आप खरीद रहे थे, ठीक है, बाजरा खाते थे आप, अब प्राइसेस कम हो गई, सो मतलब वीट की भी प्राइस कम हुई होगी, सो आप लोग प्राइसेस और कम हो गए। बाजरे की अगर वो 10 रुपए किलो आता था तो आप और कम मिल रहा है, मतलब 5 रुपए किलो मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो 5 रुपए किलो हो गया है। तो अब क्या करेंगे आप सोचेंगे हम वीट ही खा लेते हैं, क्योंकि गिवन गुड्स की मतलब क्वालिटी और ज्यादा हम लोग कम क्यों करेंगे। सो गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, इनका इनकम के साथ नेगेटिव इफेक्ट होता है, प्राइस के साथ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि गिवन गुड्स की प्राइस कम हुई ना तो उसकी डिमांड भी कम होगी, ठीक है। सो गिवन गुड्स का प्राइस के साथ कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, ऑलराइट, पॉजिटिव रिलेशन। ये भी एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का, अंडरस्टूड। फिर हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल जजमेंट। इरैशनल जजमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर्स जज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस, इट्स एन इरैशनल जजमेंट। देखिए, हम लोग तो क्या है, हम लोग एक आम कंज्यूमर है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कम प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल जाए, क्वालिटी वाली चीज़। लेकिन कई हमारे जैसे भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर इस चीज़ की क्वालिटी, अगर सपोज ये मेरी वॉच है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं ना ये ब्रांडेड है, मैंने इतनी कीमत दी है, भले आप 2 दिन में लाके उसकी हालत देखिएगा, वो ख़राब भी हो जाएगा तो भी बोलेंगे अरे ये तो लिवाइस का है, ठीक है, ये बीन ह्यूमन का है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसकी प्राइस को देखा है कि अरे 2500 का, ये 3000 का, ये 5000 का है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हम लोग इस जजमेंट के भी कंज्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादा प्राइस देने में खुश होते हैं, बट उनको वो ब्रांड टैग चाहिए। तो अगर कस्टमर्स इरैशनल जजमेंट वाले हैं, सो व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो गया, तो वो ज़्यादा प्राइस देने को रेडी हैं, क्योंकि उनका जजमेंट कैसा है, इरैशनल जजमेंट है। अब मे बी वो सही हो सकता है, मे बी वो गलत हो सकता है, ये अपना अपना ओपिनियन होता है, ये फैक्चुअल चीज़ नहीं है कि ज़्यादा दिए तो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, हम क्यों ज़्यादा दें, ऐसा नहीं है। कई बार कंज्यूमर्स ये सोचते हैं कि हम अगर हम एग्जीबिशन में जाते हैं, कई एग्जीबिशंस लगते हैं, हर सिटी में लगते हैं, तो क्या होता है, कई लोग वहाँ से कुछ चीज़ नहीं खरीदना चाहते हैं, वो बोलते हैं यार इतना सस्ता सामान मिल रहा है, ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है, ज़रूर ये घटिया क्वालिटी का है, ज़रूर ये कुछ इसमें प्रॉब्लम है, कुछ यूज्ड है, कई बार ये सोचते यूज्ड आइटम है ये, ऐसा होता है ना। तो हम लोग शॉप पे जब हमें कोई सस्ती चीज़ मिल रही होती है, हम सोचते हैं अरे इसमें तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वही चीज़ अगर आपको शोरूम में रख दी जाए और उसकी प्राइस बढ़ा दी जाए, तो आप बोलोगे अरे शोरूम का है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें बात है, क्वालिटी है,
तो आप उसे खरीदोगे, ठीक है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। तो ये इस तरह का इरैशनल जजमेंट वाले लोग होते हैं, उनकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। समझ आई बात? देखिए, ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, that richer section of the society consider organic products as of very high quality। अभी ये बहुत नया ट्रेंड चल रहा है, ये ऑर्गेनिक है, ये नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आइटम्स की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। सो रिच लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर कॉस्टली होंगे ना तो उनको खरीदेंगे, बिकॉज उनका अजम्पशन है कि अगर ये कॉस्टली है मीन्स ये ऑर्गेनिक है। सो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज प्रोडक्ट हैज टेंडेड टू राइज, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत राइज हो जाते हैं व्हेन देयर प्राइसेस आर एक्सट्रीमली राइज। सो अगर मैं घर में अगर सपोज कोकोनट ऑयल बना रही हूँ, कुछ नहीं किया, मैंने कोकोनट्स लिया और उसका ऑयल करके और मैंने बोला ऑर्गेनिकली ये घर पे बनाया गया है, सो इट्स रिच इन दिस, इट्स रिच इन दैट, ऐसा करके थोड़ा एडवर्टीजमेंट किया, ऑर्गेनिक वर्ड लिख दिया और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो, मतलब ऐसा करना गलत है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसकी ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी हाई होती है, बट एक्सट्रीम हाई नहीं होती है, इतना प्राइस वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। सो मैंने अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दी, देन ऑल्सो जो रिच कंज्यूमर्स है दे विल से कि अगर ये महंगा है मीन्स ये सच में ऑर्गेनिक है। तो इरैशनल जजमेंट वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। समझ आई बात? तो ये कुछ हमारे एक्सेप्शंस थे, 3 एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए। एक एक्सेप्शंस क्या है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, कुछ ऐसे एंटीक आइटम्स हैं, कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जिनको खरीदने के बाद जिनकी कीमत अगर बड़ी होगी, कीमत बहुत महंगी होगी, तो उसकी डिमांड रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत बढ़ जाएगी। उनकी डिमांड, वो रिच सोसाइटी के लोग ही उसको खरीद पाएंगे, ठीक है, वो लोग, उनकी डिमांड उस चीज़ में बढ़ जाएगी। देन गिफन गुड्स के अगर केस में बात करें तो गिफन गुड्स में हमने पढ़ा था, ये उनकी बात है, पुअर लोगों की बात है, ठीक है। सो उनके केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर गिफन गुड्स के केस में प्राइसेस कम हो गई तो कोई नहीं खरीदेगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये था, मतलब पॉजिटिव रिलेशन बताया था। फिर हमने किया इरैशनल जजमेंट वाले लोग, इरैशनल जजमेंट वाले लोगों के साथ भी यही होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ती है ना, कीमत वो ज़्यादा पे करेंगे, मतलब वो उसकी डिमांड भी करेंगे, मतलब इसमें कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अगर आप एप्पल फ़ोन देखेंगे, आईफोन बहुत हाई प्राइसेस होते हैं कंपेयर टू अदर फोन्स, ठीक है। तो क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमने ये देखा कि अरे उसकी प्राइस हाई है, मतलब इसमें कुछ स्पेशल चीज़ तो है, कुछ स्पेशल है, कुछ एंटीक है, और हम लोग वहाँ पे शो ऑफ करेंगे, तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन तो नहीं होगा, बट ये इरैशनल जजमेंट वाले लोग हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा पैसा पे करना चाहेंगे इररिस्पेक्टिव कि कितनी भी प्राइस हो, ठीक है, बट उनकी वो डिमांड इंक्रीज होगी, बिकॉज उनका जजमेंट क्या है कि एप्पल कंपनी ने बनाया मीन्स ये हैंग नहीं होगा, ये बहुत सारे फीचर्स उनके बता देंगे कि कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सेप्शनल कैमरा क्वालिटी है। बट वही चीज़ अगर आपको सैमसंग या दूसरे फोन्स में भी वन प्लस में मिल रही है, देन वी विल नॉट बाय। ऐसे जजमेंट वाले कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 सिचुएशन है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल होने का मतलब क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना। लॉ ऑफ डिमांड फेल होने का मतलब या एक्सेप्शन होने का मतलब है पॉजिटिव रिलेशन बन जाना, मतलब प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज, ऐसा रिलेशन होता है ना, तो वो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। आई होप यहाँ तक के आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए होंगे, ठीक है। सो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि जो आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े, एक्सेप्शंस पढ़े, अजम्पशंस पढ़े, हमने डिटर्मिनेंट्स प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े, देन हमने अजम्पशंस पढ़े। तो इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड एज आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट ग्रेट थिंग्स डू नॉट कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड and score good in your exams, then you have to do a little efforts, और आप 1 hour, at least 1 hour in a day आप लीजिए, and economics will be your ace subject then. So we'll meet in another class. Till then, keep studying, keep smiling, and
Do your homework on time. Thank you so much, class.